हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। कौन कौन सी न्यूज़ जो है हमारे न्यूज़पेपर में आज आई हुई है और हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम सभी न्यूज़ को देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने टॉपर्स इन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं अगर ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप उस ग्रुप में भी जुड़ जाइए ताकि आपको वहाँ भी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक न्यूज़ जो है कल आई थी, यानी कि कल वाली जो न्यूज़ थी उसमें वाराणसी के संस्करण में आई थी, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को अब की बार जो है नोडल केंद्र बनाया गया है काउंसलिंग का। बीएड प्रवेश परीक्षा में जो काउंसलिंग होनी है 1 सितंबर से, जो यहाँ पर बताया गया है। तो एक बात तो मैं बता दूं कि अभी भी जो है ऑफिशियल साइट पर 1 सितंबर की डेट शो हो रही है, लेकिन उम्मीद नहीं दिखाई जा रही है कि 1 सितंबर से ही काउंसलिंग शुरू होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है आप देख सकते हो लिखा है कि बीएड काउंसलिंग कल से शुरू होगी क्या। तो अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर कल से काउंसलिंग ये शुरू होने वाली होगी बीएड काउंसलिंग, तो आज जो है आप सभी लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा कि कितने बच्चों का कल से काउंसलिंग शुरू होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो काउंसलिंग होगी वो पूरे 4 फेज में होगी। तो पहले फेज में कितने बच्चे आएंगे, दूसरे फेज में कितने आएंगे, तीसरे में और चौथे में। ठीक है, तो ये सारी जो शेड्यूल है काउंसलिंग की वो आज जो है जारी की जा सकती है अगर कल से काउंसलिंग होती है। कल से काउंसलिंग में दुविधा सिर्फ एक बात की है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनल ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है, इसी वजह से दुविधा बन रही है। बाकी काशी विद्यापीठ ने जिसमें कल जिसको नोडल केंद्र बनाया गया है काउंसलिंग का, उसने तो बता दिया है कि 1 सितंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर ऐसा होता है तो आज जो है आप लोगों की काउंसलिंग शेड्यूल जारी की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे ही शेड्यूल आएगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और बेल आइकन को दबाए रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो टीजीटी परीक्षा को लेकर के है, लिखा है। और आए दिन जो है अब यूपी में आंदोलन, धरने, ये सारी चीजें जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं। कल भी जो है 1 सितंबर को टीजीटी में धांधली, यूपी ट्रिपल एससी पेट के कटाव और भी बहुत सारी मांगों को लेकर के कल जो है बालसन चौराहा यानी कि प्रयागराज में कल जो इसके लिए महाधरना किया जाएगा 1 सितंबर को। अब यहाँ पर टीजीटी की बात करते हैं, लिखा है आंदोलन की राह पर टीजीटी के चयनित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों को 5 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अंतिम परिणाम में सफल होने के बाद भी कॉलेज आवंटन न होने से परेशान अभ्यर्थी 1 सितंबर से आंदोलन करेंगे। इसके लिए सोमवार को अभ्यर्थियों ने शहर की कई डेली गशियों में जनसंपर्क कर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाया है। अभ्यर्थियों ने नुक्कड़ सभा भी की। अल्लाहपुर इलाके में नेता चौराहे एवं लेबर चौराहे पर हुई सभा को संबोधित करते हुए मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान और कला में चयनित अभ्यर्थियों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रहा है। सलोरी में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राजेश यादव ने कहा कि चयन बोर्ड अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन को रोककर टीजीटी और पीजीटी 2021 की भर्ती को पूरा करने में लगा है। इस मौके पर संदीप सिंह, रामकृष्ण शुक्ल, राघवेंद्र सिंह, पंकज सिंह, श्याम सुंदर मिश्रा, डॉक्टर रमेश यादव, प्रदीप पाठक, राजीव नारायण आदि चयनित छात्र जो है वहां पर मौजूद थे। ठीक है, तो ये न्यूज आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है 2016 वालों के लिए। दूसरी जो न्यूज निकल कर आई है वो है तेज हुई छात्र संघ बहाली आंदोलन। क्या है देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर चल रहा आंदोलन तेज हो गया है। 405वें दिन भी अजय यादव सम्राट की अगुवाई में छात्र अनशन पर रहे। उन्होंने समर्थन देने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदित्य यादव भी पहुंचे। कहा छात्र संघ बहाली के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस मौके पर दिनेश यादव, अजीत यादव, जिया कौनैन रिजवी, महफूज खान, सदाकत खान, नवनीत आदि जो है वहां पर मौजूद रहे। तो आप ये देख सकते हो कि ये भी देखो, बिल्कुल जितनी भी भर्तियां हैं सब धरना और आंदोलन भी चल रही हैं, कोई भर्ती जो है पूरी होती नजर नहीं आ रही है। वहीं पर हम एपीएस 2013 की तर्ज पर प्रतियोगी मांग रहे आयु में छूट, यानी कि एपीएस जो है इसकी जो भर्ती थी उसको निरस्त की गई और दोबारा जो है आवेदन लिए जाएंगे और इन अभ्यर्थियों को जो है उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। और इसी छूट को लेकर के और भी जो अन्य विभाग हैं, जो अन्य विभाग में भर्तियां निकलती हैं, उन सभी भर्तियों को लेकर जितने भी बच्चे हैं वो सभी कह रहे हैं कि मेरे विभाग में भी उम्र सीमा में छूट दी जाए। जैसे कि आप देख रहे हो अभी अभी हाल ही में जब यूपीएसआई का फॉर्म आया तो बहुत से बच्चे थे जो उम्र सीमा को लेकर के बाहर हो गए थे। तो अब बच्चे यही सब मांग कर रहे हैं कि एक भर्ती में उम्र सीमा में छूट दे रहे हो और दूसरे में नहीं दे रहे हो, ऐसा जो है व्यवहार आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे
की तरफ। आगे चले गए तो अगली न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए चलेगा अभियान। लिखा है अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 6000 से ज्यादा पद हैं खाली, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको क्या है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों को भले ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा और तक्षशिला जैसी ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, लेकिन बिना गुरु के यह संभव नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को तेजी से भरने की पहल की गई है। क्योंकि कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही शिक्षकों के 6000 से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित कई ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जहां शिक्षकों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में पूरी शिद्दत से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के खाली पदों को भरने में देशव्यापी मुहिम चला रखी है। इसमें अब तक दर्जन भर से ज्यादा विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की गई है। साथ ही कुलपति और निदेशक के बाकी खाली पड़े पदों को भी भरने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो एक बड़ी भर्ती जो है सामने देखने को मिल सकती है 6000 पदों पर। चलेगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु प्रकाशन की जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक ये है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये बुक जो है आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस बुक को तैयार की गई है। अभी समय है, आप लोग परचेज कर लीजिए और उस बुक को आप ले सकते हो। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से इनमें क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो आप लोग इसको जो है कहीं भी मार्केट से आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। साथ ही आप कॉल कर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो अच्छी बुक है। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो चक्षु प्रकाशन की 3 और बुक्स आती हैं। सबसे पहले तो आती है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट आती है और संपूर्ण गाइड बुक भी आती है। तो तीनों बुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर आप तुरंत ले लीजिए। आगे वाली जो न्यूज है ये काफ़ी ज़्यादा जो है पीड़ादायक है, क्योंकि हम लोगों को जो लग रहा था, एक तो पहले बहुत ही पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है तीसरी लहर आए, फिर उसके बाद में थोड़ा सा तीसरी लहर में बताया गया था कि सितंबर में जो है इसकी पीक आ जाएगी, लेकिन सितंबर में तो पीक नहीं आई है, लेकिन हाँ इसकी आहट जरूर आनी शुरू हो चुकी है। और आज जो है नई दिल्ली में एक दावा किया गया है कि नवंबर में चरम पर हो सकती है तीसरी लहर। क्या है न्यूज, पूरा पढ़ते हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच चरम पर हो सकती है। इसकी तीव्रता दूसरे चरण की तुलना में काफ़ी कम होगी। ये एक राहत देने वाली खबर है कि जो इसकी तीव्रता होगी वो जो दूसरी लहर हम लोग की आई थी उससे कम होगी। महामारी के गणितीय प्रारूपण में शामिल एक वैज्ञानिक ने यह बात सोमवार को कही। IIT कानपुर के वैज्ञानिक मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई नया स्वरूप नहीं आता है तो स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं है। वह 3 सदस्यीय विशेषज्ञ दल का हिस्सा है जिसे संक्रमण में बढ़ोतरी का अनुमान लगाने का काम सौंपा गया है। अगर तीसरी लहर आती है तो देश में प्रतिदिन 1 लाख मामले सामने आएंगे। दूसरी लहर में हजारों लोगों की मौत हो गई। अग्रवाल ने ट्वीट किया कि अगर नया म्यूटेशन नहीं होता है तो यथास्थिति बनी रहेगी। सितंबर तक अगर 50% ज़्यादा संक्रामक म्यूटेशन सामने आते हैं तो नया स्वरूप सामने आएगा। आप देख सकते हैं कि नए स्वरूप से ही तीसरी लहर आएगी। उस स्थिति में नए मामले बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो जाएंगे। तो ये जो है आप देख सकते हो अच्छी खबर नहीं किसी के लिए भी। और फिर यहाँ पर एक न्यूज और निकल कर आई है, नया रूप टीका सुरक्षा को दे सकता है चकमा। दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप मिला है जो अधिक संक्रामक हो सकता है। कोविड रोधी टीके से मिलने वाली सुरक्षा को भी यह चकमा दे सकता है। तो यानी कि ये जो खबर जो काफ़ी खराब है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हम लोगों की पढ़ाई, हम लोगों की सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, 1 महीना हुआ है और फिर जो है अभी ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मास्क वगैरह लगाइए। जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लो, वैक्सीन वगैरह ले लीजिए सभी लोग, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा ना हो पाएँ और नॉर्मली तरीके से थर्ड वेव जो है खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब थोड़ी सी आकर और थोड़ी सी में ही खत्म हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग अभी भी जो है अपनी सेफ्टी का पालन करें ताकि कोई दिक्कत आप सभी लोगों को ना हो। चलिए, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जो बीएड वाली न्यूज है इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। बीएड की न्यूज, अगर कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है तो आज काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। याद रखिएगा, शाम तक या दोपहर तक जब भी आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अगर कल से काउंसलिंग नहीं होनी होगी तो शेड्यूल नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 1 से 2 दिन पहले जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स होती हैं। डॉक्यूमेंट के डिटेल्स के बाद में उसमें रहेंगे क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने हैं, कितने रैंक तक बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो जिस तरीके से इस काउंसलिंग शेड्यूल लेट हो रही है उस हिसाब से तो ये नहीं लग रहा कि कल से काउंसलिंग होनी चाहिए। बाकी जैसा भी होगा आपको कल यानी आज तक बता दिया जाएगा। अगर आ रही है शेड्यूल तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।